नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टेक पैरेटिव में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 6 के बारे में। आगे हमने बात की, मेरे पिछले वीडियो में मैंने सारे के सारे 1 से 5 मॉड्यूल तक बात की है। उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर आता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट, ये मेरे 1 से 5 मॉड्यूल वाले जो वीडियोस हैं वो एक बार देख लेना, क्योंकि उन्हीं में से ये मैं जितने भी मॉड्यूल यहाँ पे डालूँगी उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ओके, तो चलिए आज हम वीडियो मॉड्यूल 6 का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ससेप्टेंस की इकाई क्या है, मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस। ससेप्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो ससेप्टेंस का यूनिट होता है मो। इसका आंसर आएगा ए। ससेप्टेंस का यूनिट क्या होता है? मो। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। What is the resistance of inductive coil takes 5 ampere current across to 40 volt 50 hertz supply 0.8 पावर फैक्टर। अगर हमारे पास एक इंडक्टिव कॉइल है, वो 5 एम्पियर करंट लेता है और उसका वोल्टेज कितना है? 240 वोल्ट और 50 हर्ट्स है, और हमें cos फाई दिया गया है 0.8। अगर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42.5। इसका आंसर क्या आएगा? 42.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड इन एसी सीरीज सर्किट। एसी सीरीज सर्किट में हमारी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। रेजोनेंस मतलब उसकी कंडीशन क्या होती है? जब कभी भी हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। मतलब 2 पाई XL इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, तो उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस कंडीशन। तो उस कंडीशन में हमारी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? तो हमारी कैपेसिटीज जो वैल्यू होती है उसको रिड्यूस करके। कैसे कर सकते हैं? कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है उसको रिड्यूस करके। ओके, अगला देखते हैं। What is the formula to find a 3-phase reactive power if the line voltage VL and line current IL? हमें पता है कि पावर, हमारा एक पावर ट्रायंगल होता है, उसमें हमें पता है कि कौन कौन से पावर होते हैं। मतलब एक एक्टिव पावर होता है, दूसरा रिएक्टिव पावर होता है और तीसरा एपरेंट पावर होता है। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? इसमें से रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला कौन सा है? तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला आएगा C √3 VLIL sin फाई। √3 VLIL cos फाई किसका है? एक्टिव पावर का। किसका है? एक्टिव पावर का। और एपरेंट पावर का VL इंटू IL, वो हमारा एपरेंट पावर का फॉर्मूला है। ओके, तो एक बार ये देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3-phase अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। अगर हमारी सिस्टम स्टार कनेक्टेड है और वो भी अनबैलेंस लोड है, तो उसमें जो न्यूट्रल कंडक्टर होगा उसमें कितना करंट पास हो रहा होगा? तो उसमें जो हमारा कोई भी एक फेज है उसका जो लोएस्ट करंट है उसमें से भी लो करंट पास हो रहा होगा। तो मतलब उसका आंसर आ जाएगा डी, लेसर देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एपरेंट पावर इन KVA ऑफ 3-phase 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम इफ द लाइन करंट इज 16 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर। मतलब हमारे पास 3-phase सिस्टम है और उसका वोल्टेज दिया गया है हमें 415 वोल्ट। क्या है? 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है, और पावर फैक्टर हमें कितना दिया गया है? 0.8, और लाइन करंट दिया गया है 16 एम्पियर।
ओके, तो हमें फाइंड करना है एपरेंट पावर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने आगे आपको बोला कि एक्टिव पावर का फॉर्मूला कैसा है और रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला कौन सा है। तो सबसे पहले हम एक्टिव पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, V इंटू आई कॉस थीटा, मतलब V का कितना वैल्यू था 415 इंटू आई कितना है 16 एम्पियर इंटू कॉस थीटा कितना है हमारा 0.8। ओके, उसके बाद रिएक्टिव पावर का देख लेते हैं, वी आई साइन थीटा। ओके, तो ये दोनों जब हम, और हमारा एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या है, तो एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या है, तो हम देखते हैं एपरेंट पावर इज इक्वल टू एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, ये हमारा एपरेंट पावर का फॉर्मूला है। तो पहले हमें एक्टिव पावर ढूंढ लेना होगा, उसके बाद रिएक्टिव पावर और उसके बाद हम एपरेंट पावर खोज सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आएगा 415 इंटू 16 इंटू कॉस 0.8 का वैल्यू क्या होगा 0.696 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस 415 इंटू 16 इंटू, अब साइन 0.8 कर दो तो क्या आएगा 0.717 इसका वैल्यू आ जाएगा और उसका स्क्वायर। ओके, और इस सबका होल स्क्वायर लेना है। अगर हम होल स्क्वायर निकाल देंगे तो एपरेंट पावर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में तो आपका आंसर आ जाएगा बी 11.5। क्या आएगा आंसर 11.5 kVA। एपरेंट पावर ऑलवेज kVA में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट RMS। अगर हमारी RMS वैल्यू 240 वोल्ट है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो RMS वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, तो RMS इज इक्वल टू 0.707 मैक्सिमम वैल्यू। ओके, वो करंट हो या वोल्टेज हो, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी RMS वैल्यू कितनी दी गई है, तो 240 वोल्ट दिया गया है हमें। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू शोधनी है, मतलब V मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम V मैक्सिमम कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 0.707। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 339.5। आंसर आ जाएगा 6। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का मैंने बोला कौन सा वाला था, रिएक्टिव पावर का, एक्टिव पावर का VI साइन थीटा और रिएक्टिव पावर का, सॉरी, एक्टिव पावर का VI साइन थीटा कॉस थीटा और रिएक्टिव पावर का VI साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर D VI साइन थीटा रिएक्टिव पावर का। ओके, ये हमें 3 दिया गया है। कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया गया है। हमारे पास तीनों की वैल्यू दी है और तीनों में से हमें क्या फाइंड करना है, तो इम्पीडेंस मतलब Z। तो Z का फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले Z का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो Z का फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 5 की स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। तो XL माइनस XC कितना होगा, XL हमारा 36 है और XC 24 है। तो कितना आंसर आएगा 12 आ जाएगा उसका, और उसका स्क्वायर ले लेते हैं
और यहाँ पे होल स्क्वायर कर देते हैं। ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा 25 प्लस 144 होगा 12 का स्क्वायर, और इन दिनों को मिला देंगे तो कितना आएगा 169। तो z इज इक्वल टू इसका रूट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 13, मतलब 13 ओम। तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 ओम। 12 में क्या आएगा आंसर सी 13 ओम। ओके, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन सिंगल फेज एसी सर्किट। अगर हमारी सर्किट सिंगल फेज है, मतलब ये वाली है, तो हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 90 डिग्री। ओके, और अगर हमारी सर्किट थ्री फेज है, ये हमारा फेज और न्यूट्रल दो है, अगर हमारी सर्किट थ्री फेज है मतलब आर वाई और बी, तो हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट आएगा 120 अंश। कितना आएगा 120 अंश। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ थ्री फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फॉर बैलेंस लोड ऑफ 3000 वॉट एट 0.8 पावर फैक्टर इज कनेक्टेड इन स्टार। अगर हमारे पास एक लोड है वो स्टार में कनेक्टेड है, थ्री फेज है, तो उसका वोल्टेज कितना है 415 है, 50 हर्ट्ज है, और लोड उतना कितना है 3000 लोड है इसका। तो हमें इससे फाइंड क्या करना है करंट, लाइन करंट। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन चाहिए, तो इसका इक्वेशन होगा पावर इज इक्वल टू √3 VL IL cos थीटा, बराबर, ये इसका इक्वेशन है। तो इसमें अब हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वोल्टेज दिया गया है, कितना है 415, उसके बाद हमें करंट फाइंड करना है, उसके बाद हमें cos थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 0.8। ओके, तो और हमें पावर दिया गया है कितना है 3000, तो 3000 के नीचे आ जाएगा ये सारा, तो क्या होगा √3 × 415 × 0.8 इज इक्वल टू IL। ओके, ये आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 5.2, मतलब इसका आंसर होगा B 5.2। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पावर फैक्टर इन थ्री फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वॉट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग। ये 2 वॉट मीटर मेथड दिया गया है और इसमें हमें फाइंड करना है कि अगर हमारे 2 वॉट मीटर में से दोनों के दोनों इक्वल रीडिंग बता रहे हैं तो हमारा पावर फैक्टर कौन सा होगा। तो इसका आपको आंसर आएगा B यूनिटी। अगर हमारा पावर फैक्टर यूनिटी है, अगर हमारा पावर फैक्टर क्या है यूनिटी, तो दोनों जो वॉट मीटर दिखाएगा वो इक्वल रीडिंग दिखाएगा। ओके, अगर हमारा पावर फैक्टर देखो, अगर पावर फैक्टर का एक इक्वेशन है 2 वॉट मीटर का, तो दोनों वॉट मीटर का रीडिंग कितना आना चाहिए। तो सबसे पहले एक वॉट मीटर का रीडिंग क्या आना चाहिए, तो VI cos 30 + 5, और दूसरे वॉट मीटर का इक्वेशन क्या है VI cos 30 - 5। तो इसी हिसाब से अगर हम 5 की जगह पे cos 5 हमारे कितना है, पावर फैक्टर हमें इक्वल रीडिंग दे रहा है, वैसे हम डाल सकते हैं कि 5 का इक्वेशन कितना होगा। अगर हमारा यूनिटी पावर फैक्टर है तो 5 = 0 हो जाएगा। अगर हम इसमें 0 डालेंगे सारे में के सारे में 5 की जगह पे, तो ये दोनों के दोनों रीडिंग कैसे आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा रीडिंग कौन सा होगा, इक्वल। वैसे ही अगर हमारा पावर फैक्टर 0 होता है, अगर हमारा पावर फैक्टर 0 होता है, cos 5 = 0 होता है, तो 5 कितना होगा, तो 5 होगा यूनिटी। ओके, सॉरी 5 होगा हमारा 90। तो यहाँ पे हम 30 की जगह पे हम 90 लिख देंगे, सारे के सारे में 90 लिख लेंगे, और उसकी वजह से हम उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे जो 2 वॉट मीटर है वो रीडिंग तो इक्वल दिखा रहे हैं लेकिन ऑपोजिशन पावर दिखाएंगे, मतलब ऑपोजिट साइन दिखाएंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा
यूनिटी पावर फैक्टर, जब कभी भी यूनिटी पावर फैक्टर होगा तब हमारा जो वॉट मीटर है वो सेम रीडिंग दिखाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम ड्रोव्स द करंट 5 एम्पियर एट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। इसमें हमें फाइंड करना है कि हमारा पावर फैक्टर कौन सा है। हमारे पास क्या है, एक तो रेजिस्टेंस दिया गया है, करंट दिया गया है और वोल्टेज दिया गया है। तो पहले तो पावर फैक्टर का इक्वेशन देख लेते हैं कि पावर फैक्टर का इक्वेशन कौन सा है। ओके, तो cos phi इज इक्वल टू R बाय Z, ये हमारा पावर का इक्वेशन है। ओके, तो सबसे पहले हमें R तो दिया है लेकिन हमारे पास Z नहीं है, तो पहले हमें Z फाइंड करनी पड़ेगा। तो Z इज इक्वल टू V अपॉन I। तो वोल्टेज हमारा कितना है, वोल्टेज कितना दिया गया है हमें 240 वोल्ट। ओके, और करंट कितना है 5 एम्पियर। तो हमारा Z कितना आ जाएगा 48 ओम। ये 48 ओम यहाँ पे रख देते हैं। 24 ओम हमारा रेजिस्टेंस है और 48 ओम हमारा Z मिला। तो cos 5 कितना मिल जाएगा हमें 0.5, कितना मिलेगा 0.5। तो इसका आंसर आ जाएगा C। क्या आएगा इसका आंसर C 0.5। What is the formula to calculate the impedance of the RLC series circuit if the inductive reactance is less than capacitive reactance? सीरीज सर्किट में दो कंडीशन होती हैं, एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो सकता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो सकता है। अगर हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL। अगर हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। तो याद रखना कि दो इक्वेशन आ सकते हैं, एक तो इंडक्टेंस ये वाला ज़्यादा हो तब आ सकता है और ये वाला कम हो तब आ सकता है। कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द RLC सीरीज। पावर फैक्टर हमें आगे हमने देखा ना, पावर फैक्टर हमें फाइंड करना है। इसमें ये W दिया गया है, W नहीं है, ये हमारा क्या है ओम है, ओम है इसके दोनों में हमें दिया गया। आगे हमने जो कैलकुलेट किया ना वैसे ही हमें ये यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है कि cos phi इज इक्वल टू R बाय Z। तो यहाँ पे हमें रिएक्टेंस दिया गया है, कितना है 20 ओम है और रेजिस्टेंस समेत कितना दिया गया है 15 दिया गया है। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा पहले तो हमें Z फाइंड करना पड़ेगा। तो Z की वैल्यू क्या थी, तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ओके, तो R की वैल्यू कितनी है 15, 15 का स्क्वायर प्लस X की वैल्यू 20 का स्क्वायर। 15 में कितना आएगा 225 प्लस 20 में 400। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा 625। तो इसका आंसर आ जाएगा 25, मतलब Z हमें मिल जाएगा 25। तो उसके बाद हमें फाइंड करना है cos थीटा, मतलब हमारा पावर फैक्टर। तो कितना आएगा R इज इक्वल टू 15 है, इसके डिवाइडेड में हमें 0.25 हमें रखना है। तो 15 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6। कितना आएगा 0.6। पता चला। पहले हमने क्या किया, तो पहले हमने ये वाली Z की जो वैल्यू है, Z की वैल्यू हमें फाइंड की। पहले R का स्क्वायर किया, उसके बाद हमारे पास जो रिएक्टेंस है 20 उसका स्क्वायर किया। R का मतलब 15 दिया गया, तो 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225 और 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400। दोनों को मिला दिया, प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया 625। यहाँ पे लेकिन स्क्वायर है तो हमें ये अगर हमें ये स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 25, मतलब Z का आंसर क्या आएगा 25। उसके बाद ये Z की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। R की वैल्यू कितनी है 15
और z की वैल्यू कितनी है 25। तो 15 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6। Calculate the value of admittance of the RLC parallel circuit connected in 240 volt 50 hertz AC supply 8 ampere. करंट इज पास्ड थ्रू इट, मतलब हमें एक सर्किट दिया गया है जिसका हमें एडमिटेंस फाइंड करना है। एडमिटेंस मतलब क्या, तो Z का जो रेसिप्रोकल होता है उसको एडमिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Z का रेसिप्रोकल को एडमिटेंस बोलते हैं। ओके तो y इज इक्वल टू 1/z होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें z फाइंड करना पड़ेगा। तो z कैसे फाइंड करते हैं, तो z इज इक्वल टू v/i करते हैं। तो हमें v कितना है 240 वोल्ट डिवाइडेड बाय i 8 एम्पियर, तो कितना मिलेगा 30 आ जाएगा इसका आंसर। तो z हमें कितना मिलेगा 30, तो हमारा एडमिटेंस कितना होगा 1/30। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.033 mho। इम्पीडेंस होता है उसका यूनिट होता है ओम और एडमिटेंस होता है उसका यूनिट होता है मो। इसको उल्टा कर देते हैं तो उसको मोह बोलते हैं। हाउ द लो पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड इन AC सर्किट। अगर हमारा पावर फैक्टर लो होगा सर्किट के अंदर तो वो ज़्यादा पावर खींचेगा और ज़्यादा पावर लेगा तो उसकी वजह से हमारा मीटर का रीडिंग भी ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से हमें पावर फैक्टर इम्प्रूव करना पड़ता है। अच्छे में से अच्छा पावर फैक्टर जो होता है उसको यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। और लो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो कैपेसिटर होता है उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बाय कनेक्टिंग द कैपेसिटर इन पैरेलल। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट इन डेल्टा कनेक्शन। अगर हमारा डेल्टा कनेक्शन होगा तो उसका लाइन करंट इज इक्वल टू √3 फेज करंट होता है इसका इक्वेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। और डेल्टा में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, मतलब VL इज इक्वल टू VP होता है, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। अगर इसकी जगह पे डेल्टा की जगह पे यहाँ पे जो स्टार दिया जाए आपको एग्जाम में तो क्या करोगे, तो उसमें क्या होगा, स्टार में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है और वोल्टेज में ऐसे होता है, मतलब लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज। ओके तो ये याद रखना बच्चों कि डेल्टा में वोल्टेज सेम होता है और स्टार में करंट सेम होता है। ओके व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर। एक हमारा मीटर आता है वो दिखाता है कि आपके फेज की सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस मतलब पहले R आएगा, उसके बाद Y आएगा और उसके बाद B आएगा। ये हमारी फेज सीक्वेंस होती है, इसको फेज सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस जुड़ी रहनी चाहिए। अगर हमारी ये सीक्वेंस नहीं होगी तो उससे क्या होगा, रिवर्स करंट फ्लो होगा। तो ये फेज सीक्वेंस मीटर का पर्पस क्या है, तो वो दिखाता है कि हमारी जो फेज सीक्वेंस है वो करेक्ट हो, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पावर फैक्टर इफ वन ऑफ द वॉट मीटर रीडिंग इज 0 एंड अदर वन टोटल पावर इन 2 वॉट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज सिस्टम। हमें 3 फेज सिस्टम में जब कभी भी हमें पावर मेज़र करना हो तो उसमें हम 2 वॉट मीटर मेथड का यूज़ करते हैं, मतलब 2 फेज में एक वॉट मीटर लगाते हैं और उसके बाद इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हमारा जो दोनों वॉट मीटर है उसमें से एक वॉट मीटर हमारा 0 रीडिंग दिखाता है और दूसरा जो वॉट मीटर है वो हमारा टोटल पावर दिखाता है, तो वो पूछ रहा है कि इसमें हमारा पावर फैक्टर क्या होगा। तो इसमें हमारा पावर फैक्टर होगा 0.5। ओके 0.5 पावर फैक्टर जब भी होगा तब एक वॉट मीटर 0 दिखाएगा और दूसरा मीटर टोटल पावर दिखाएगा।
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। क्या आएगा आंसर? RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। Which electrical term is defined as a total opposition to current in AC parallel circuit? AC parallel circuit में इसमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो दिखाती है कि वो करंट को अपोज करती है? तो उसका आंसर आ जाएगा एडमिटेंस। क्या आएगा आंसर? एडमिटेंस। In three-phase system, if the active power is 4, apparent power is 5 kVA, calculate the reactive power। हमें रिएक्टिव पावर को फाइंड करना है। तो इसका मैंने आपको पहले इक्वेशन दिखाया था कि kVA का स्क्वायर इज इक्वल टू किलोवाट का स्क्वायर प्लस kVAR का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास एक्टिव पावर दिया गया है, हमें कितना है? 4 का स्क्वायर आ जाएगा। एपरेंट पावर दिया गया है हमें कितना है? 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाए और यहाँ पे कितना बचेगा? kVAR का स्क्वायर बच जाएगा। ओके, तो पहले हमें क्या करना है? 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25। ये 4 इस साइड चला जाएगा, ये 4 इस साइड चला जाएगा, तो -16 इज इक्वल टू kVAR का स्क्वायर। ओके, तो कितना आएगा? 25 -16 मतलब 9 kVAR का स्क्वायर, मतलब रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर कितना आएगा? C, 3 आ जाएगा। 3 kVAR रिएक्टिव पावर का। ओके, इन विच कंडीशन रेजोनेंस विल अकर इन RLC सीरीज सर्किट? रेजोनेंस कब होता है? तो जब कभी भी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, तब हमारी उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो इसका आंसर आ जाएगा B, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हाउ विल यू ऑब्टेन पॉजिटिव रीडिंग इन वॉटमीटर रीड्स नेगेटिव रीडिंग ड्यूरिंग 3-phase 2 वॉटमीटर मेथड? अगर जब कभी भी हम पावर को मेज़र करते हैं और हमारा पावर नेगेटिव दिखा रहा है, तो उसमें हम पॉजिटिव रीडिंग कैसे ला सकते हैं? तो क्या करना चाहिए? हमें जो कनेक्शन होते हैं प्रेशर कॉइल का, वॉटमीटर के आपको पता होगा कि एक करंट कॉइल होती है और दूसरी ऐसी प्रेशर कॉइल होती है। इसको, ये करंट कॉइल को लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है। इसका आंसर MLCV ये होता है, और इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, मतलब दूसरे फेज से। एक बार हमारी R फेज हो गया और दूसरा Y फेज हो गया। ये हमारा वॉट मीटर है। तो अगर हमारा ये प्रेशर कॉइल का जो कनेक्शन है, मतलब हमारा रीडिंग नेगेटिव दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो ये हमारे जो प्रेशर कॉइल का जो कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन, उसको उल्टा कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा C, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन मीटर। व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर फॉर साइनोसॉइडल वेव? साइनोसॉइडल वेव में फॉर्म फैक्टर क्या है? तो फॉर्म फैक्टर है इसका, हमने आगे बताया था, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.15। हर एक वेव का अलग अलग फॉर्म फैक्टर होता है, वो कोसाइन वेव हो, साइनोसॉइडल वेव हो या ट्रायंगल वेव हो। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन AC पैरेलल सर्किट? तो इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है? तो ससेप्टेंस। एडमिटेंस कौन सा है? इम्पीडेंस का है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का है। तो ये हमारा जो ससेप्टेंस है वो इंडक्टेंस का है। ओके, कैलकुलेट द टोटल पावर बाय 2 वॉटमीटर मेथड इफ 1 वॉटमीटर रीडिंग इज टेकन आफ्टर रिवर्सिंग। अगर हम एक को रिवर्स कर देंगे तब हम वॉटमीटर का रीडिंग ले सकते हैं, तो उसमें हमें टोटल पावर को मेज़र करना है। तो कितना होगा?
तो W1 माइनस W2। In which three-phase system artificial neutral is required to measure the phase voltage? हम वो कौन सी सिस्टम है जिसमें हमें आर्टिफिशियल न्यूट्रल की ज़रूरियात होगी? तो हमें पता है कि 3-फेज सिस्टम होगा तो उसमें तो ऑलरेडी न्यूट्रल हमें मिलेगा। अगर हमारा 4 वायर स्टार सिस्टम होगा तो भी हमें न्यूट्रल मिलेगा। अगर हमारा 4 वायर डेल्टा सिस्टम होगा तो भी हमें न्यूट्रल मिलेगा। तो हम कौन से सिस्टम में हमें न्यूट्रल आर्टिफिशियल जोड़ना पड़ेगा? तो वो होगा 3 वायर डेल्टा सिस्टम, क्योंकि डेल्टा ऐसे होता है और इसमें RYB होता है, इसमें कहीं भी न्यूट्रल नहीं होता है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूट्रल लगाना पड़ेगा। What is the line voltage in 3-phase system if the phase voltage is कितने 240 वोल्ट? तो हमें पता है ये वाली सिस्टम कौन सी होगी, ये इसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये वाली सिस्टम होगी स्टार कनेक्शन। इसमें लिखना पड़ेगा, ये इसने एग्जाम दिया नहीं गया है क्वेश्चन में कि स्टार कनेक्शन है इसमें। और स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे √3 × 240 करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 415 वोल्ट, मतलब आपका आंसर आएगा C। विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द फॉर्म फैक्टर? आगे हमने देखा उसमें क्या था, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, लेकिन यहाँ पे RMS की जगह पे हमें इफेक्टिव वैल्यू दी गई है, तो इफेक्टिव वैल्यू को ही RMS वैल्यू बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा A। विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट? मैंने आगे आपको दिखाया ना कि कौन सा वाला इम्पीडेंस का इक्वेशन है, तो कौन सा वाला आएगा, R² प्लस XL प्लस और माइनस में XC का होल स्क्वायर, मतलब इसका आंसर आ जाएगा D। What is the power factor if one of the 2 wattmeter gives negative reading in 2 wattmeter method? मतलब जब कभी भी हम पावर मेजर करेंगे तो इसमें से एक वाटमीटर हमें क्या दिखाएगा, नेगेटिव रीडिंग दिखाएगा। तो तब हमारा पावर फैक्टर कितना होगा? तो तब हमारा पावर फैक्टर होगा 0.5। What is the phase displacement between the phases in 3-phase circuit? मैंने आपको आगे दिखाया ना कि जब सिंगल फेज हो तो उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट 90 होता है, और जब कभी भी हमारा 3-फेज सिस्टम होता है तो हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2 फेज के बीच में 120 ohms। तो इसका आंसर आ जाएगा B 120 ohms। विच कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस RLC सर्किट? आगे आ गया ना कि रेजोनेंस कब होता है, तो जब कभी भी XL इज इक्वल टू XC होता है तब हमारी रेजोनेंस कंडीशन होती है। विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी? कौन सी वाली क्वांटिटी होती है वो रोटेटिंग होती है? तो वो होती है फेजर क्वांटिटी, मतलब फेजर हमारा वो रोटेटिंग होता है ना, पहले ये वाला RYB होता है तो उसको बोलते हैं फेजर क्वांटिटी, वो ऑलवेज रोटेटिंग होती है एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको ये मेरा वीडियो मदद मिले, आप ये वीडियो से आपको मदद मिले आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ ये मेरा वीडियो आपके फ्रेंड्स को शेयर कर देना, जिससे उनको भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।